हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम हिस्टोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि होंगे ऐतिहासिक साक्ष्य की प्रकृति, अनुमान और तथ्य, इतिहास के प्रमाण और स्रोत, साहित्यिक यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय और पुरातात्विक स्रोत के आधार पर क्वेश्चन आंसर होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्रोतों की शोधकर्ता द्वारा अपेक्षाकृत सूक्ष्म पड़ताल करने की आवश्यकता है। अर्थात यहाँ पर जो है बहुत सूक्ष्म तरीके से क्या है देखना पड़ेगा कि कौन से जो साक्ष्य हैं वो सही है या नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यक्तिगत डायरियां और आत्मकथाएं। इस जब हम इनको स्रोत के रूप में इस्तेमाल करेंगे अपने रिसर्च में, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा कि जो वो बातें लिख रहा है उसके मन के अकॉर्डिंग या उसकी रुचि के अनुसार ना होके, बल्कि जो फैक्ट हैं वो सही होने चाहिए। इसका हमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से क्या करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास की व्याख्या को बार बार करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मतलब एक बार जब इतिहास लिखा जा चुका है तो उसको दोबारा लिखने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है कि नई तथ्यों की खोज है। अब मान लीजिए कि पुरातात्विक जो स्रोत हैं हमारे, उसमें कोई नया खोज हो गई, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जो लेखन उस समय हुआ है, उसको पढ़ लिया जाए तो ये क्या है, नई जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी। तो हमें क्या है, इतिहास की व्याख्या हमें दोबारा से करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से नए तथ्यों की खोज के संदर्भ में हम क्या करते हैं, इतिहास की व्याख्या बार बार करते हैं। दूसरा है, किसी तथ्य के बारे में उत्पन्न या दृष्टिकोण, मान लीजिए एक आज का जो दृष्टिकोण है लिखने का, वो आज से 100 साल बाद वो चेंज हो जाएगा। तो वहां पर भी क्या है, इतिहास की लिखने की दोबारा से आवश्यकता पड़ने वाली है। आगे है, किसी तथ्य को पुनः रचना के संदर्भ में। तो अगर कोई तथ्य है और उसके पुनः रचना के संदर्भ में भी क्या होता है, इतिहास की व्याख्या बार बार करने की आवश्यकता हमें पड़ जाती। तो चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, शोध एक अध्ययनशील खोज है। तो शोध जो है वो क्या है, परिकल्पना। तो हम पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसी के आधार पर क्या है, हम अपनी पूरी रिसर्च कर लेते हैं। तो एक हमारी जो हाइपोथेसिस है वो गलत भी हो सकती है और फिर हम और सही भी हो सकती, दोनों हो सकती हैं। जो हाइपोथेसिस बनाते हैं वो सही और गलत दोनों हो सकती हैं। आगे देखते हैं, और इसलिए क्या है, हम शोध जो है वो बार बार करते हैं ताकि जो इतिहास की व्याख्या है वो सही ढंग से क्या है, समय के अनुसार होती रहे। आगे देखते हैं, द्वितीय स्रोत यानी कि किसी ऐतिहासिक घटना या स्थिति का ऐसा विवरण या आलेख है जो मूल संग्रह से एक या अधिक पदों से हटा हुआ है। उपयुक्त परिभाषा किसकी कथन है, तो केलिंगर की है, कैलिंगर की है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, एक मौखिक सबूत नहीं है। तो एक मौखिक सबूत क्या नहीं है, ये देखते हैं। तो एक मौखिक सबूत नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यक्तियों के निजी संग्रह। एक मौखिक जो है वो व्यक्तियों के निजी संग्रह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घटनाओं का टेप रिकॉर्ड, ये भी क्या है, मौखिक। मतलब जैसे कि जब स्वतंत्र भारत हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय क्या है, उस समय के जो भी नेता थे, उन्होंने क्या है, अपने मौखिक आख्यान क्या करवाए थे, रिकॉर्ड करवाए थे। तो वो क्या हो जाएंगे, घटनाओं का टेप रिकॉर्डर भी क्या है, मौखिक सबूत के तौर पर क्या है, हम अपने इतिहास लेखन में उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो क्या है, मौखिक सबूत हो गया। साक्षात्कार भी, जब हम किसी से इंटरव्यू लेते हैं तो वो भी एक तरह का मौखिक सबूत ही है। अगला है, बल प्रयोग से मौखिक सबूत निकलवाना। तो ये भी क्या है, मौखिक सबूत है। और व्यक्तियों के निजी संग्रह क्या है, वो मौखिक रूप से नहीं है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्रोत सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए उनकी अंतः आलोचना के विषय में कुछ गलत
पहचान, गलत कथन पहचानिए, अतः आलोचना का संबंध है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है शोध सामग्री की प्रामाणिकता से रिलेटेड है। तो जो भी हमारे स्रोत होते हैं उसकी जो गुणवत्ता है निर्धारित करने के लिए उनकी अंतः आलोचना के विषय में गलत कथन जो है वो है स्रोत सामग्री की प्रामाणिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक संदर्भ स्रोतों के संदर्भ में अफवाह संबंधी तथ्यों को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? तो उसके नकारात्मक आलोचनात्मक विधि से। तो जो भी हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं उसके संदर्भ में उनको अफवाह जो है उनको दूर किया जा सकता है नकारात्मक आलोचनात्मक विधि से। आगे देखते हैं, कोई भी अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में अफवाह संबंधी तथ्यों को दूर किया जा सकता है। तो ये तो हो गया है नकारात्मक आलोचनात्मक विधि। अगला है, कोई भी इतिहासकार अतीत की पुनः प्राप्ति नहीं कर सकता। ये कथन किसका है? तो कार्ल बेकन का है। वो कहते हैं कि इतिहासकार अतीत मतलब जो अतीत में घटनाएं घटित हो गई हैं, एक इतिहासकार ज्यों का त्यों लेखन नहीं कर सकता, क्योंकि वो घटनाएं तो घट चुकी हैं और उससे हम फैक्ट कलेक्ट कर सकते हैं और फैक्टों के आधार पर ही उस घटना को हम एक तरीके से उनमें ताना बाना बुन के प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन जो घटनाएं अतीत में घट चुकी हैं उसका हम जो का त्यों नहीं कर सकते। तो ये कार्ल बेकन ने कहा है। अगला है, इतिहास को अंधकार कोठरी की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? तो अंधकार की कोठरी जो है वो हेनरी फोर्ड ने कहा है, हेनरी फोर्ड ने। अगला है, निम्नलिखित इतिहास एक विश्वास की प्रक्रिया है। निम्नलिखित नहीं है, लिखित इतिहास एक विश्वास की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? ये चार्ल्स ए बियर्ड ने कहा है। चार्ल्स ए बियर्ड कहते हैं कि लिखित इतिहास एक विश्वास की प्रक्रिया है, अर्थात जो कि इतिहास की किताबों में लिख दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा, वो क्या हो गया? विश्वास की एक प्रक्रिया हो गई है। तो ये चार्ल्स ए बियर्ड ने कहा है। आगे है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में रेडियो कार्बन अनुसंधानशाला की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा होमी भाभा ने। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार पर आजकल जो दबाव पड़ रहे हैं उनके विद्वान बनने की बजाय विश्वकोश संकलनकर्ता बनने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है प्रोफेसर एक्टन कहते हैं। प्रोफेसर एक्टन कहते हैं कि इतिहासकारों पर क्या है, एक तरह का दबाव बना हुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सही बातों को ही बताएं। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे प्रोफेसर एक्टन कहते हैं कि जो शब्दकोश जैसा जो ग्रंथ है वो बनने की ज़्यादा से ज़्यादा खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को लिखा जाएगा तो वो एक शब्दकोश बन जाएगा, ना कि वो इतिहास की घटनाओं को जो ताना बाना बुनते हैं इतिहासकार उसकी व्याख्या कर पाएंगे। तो वो एक शब्दकोश बनने में ज़्यादा अग्रसर होगा। तो ये प्रोफेसर एक्टन का कथन है। आगे है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? ऑक्सफोर्ड के अनुसार है कि तथ्य अतीत है तो व्याख्या क्या है? वर्तमान है। तो जो फैक्ट होते हैं वो तो पुराने हैं, लेकिन उसकी जो व्याख्या करने वाला है इतिहासकार है, और इतिहासकार किससे संबंधित है? वर्तमान से संबंधित है। तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड ने यही कहा है कि अतीत जो है वो तथ्य जो है वो अतीत है, लेकिन जो व्याख्या है वो वर्तमान है। आगे है, राके के अनुसार तथ्यों का संकलन करो, उनके निहित अर्थ को स्पष्ट करने में ईश्वर सहायक होगा। तो ये राके का है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है।
और E.H. कौर कहते हैं कि तथ्य जो है इतिहासकार के लिए क्या है, एक कच्चे माल की तरह होते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री में कच्चे माल लाता है ना, फिर उस कच्चे माल से क्या है कोई नया एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उसी तरह ये जो फैक्ट हैं वो इतिहासकार के लिए एक रॉ मटेरियल है, यानी कच्चा माल है, और फिर इन्हीं के अर्थों को निकाल कर क्या है पूरी घटना का अंजाम लिखा जाता है इतिहासकार के द्वारा। तो E.H. कौर का कथन है। आगे क्रोचर, ब्रेकर और कलिंगवुड ने तथ्यों को महत्व दिया और व्याख्या को गौण माना। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, हमें गलत कथन बताना था, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं, इंग्लैंड में सर्वप्रथम अभिलेखागार की स्थापना किसने की थी? तो अभिलेखागार की स्थापना एडवर्ड प्रथम ने किया था, एडवर्ड प्रथम। बौद्ध साहित्य में नीलापिता का उल्लेख किस संदर्भ में आया है? तो नीलापिता का उल्लेख जो आया है वो है अभिलेखागार। अभिलेखागार जो है बौद्ध साहित्य में भी इसकी चर्चा की गई है, और उसको क्या बोलते हैं, तो नीलापिता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोतों की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा यहाँ पर दिया गया है जो प्राथमिक यानी पहला स्रोत, द्वितीय नहीं, पहला स्रोत बताया गया, तो आंसर हो जाएगा जीवन वृत्तांत जो है वो हमारे प्राइमरी सोर्स में नहीं आएंगे। बाकी शिलालेख ये आएंगे, ताम्रपत्र ये भी हमारे प्राइमरी सोर्स में आते हैं, और दान पत्र भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन नहीं है, कौन सा है इसमें? प्राथमिक स्रोत जो असंक्षिप्त होते हैं और द्वितीय क्या है विस्तृत होते हैं। बिल्कुल सही है, प्राथमिक स्रोत वस्तुनिष्ठ होते हैं, जबकि द्वितीय स्रोत जो क्या होते हैं विषयनिष्ठ होते हैं, तो ये भी सही है। प्राथमिक स्रोत बिखरे होते हैं, जबकि द्वितीय स्रोत क्या है क्रमबद्ध होते हैं। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर सही नहीं है। बाकी आगे देखते हैं फोर्थ वाला, प्राथमिक स्रोत विश्वसनीय एवं प्रमाणिक होते हैं, जबकि द्वितीय स्रोत दुराग्रह एवं पूर्वाग्रह युक्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या है तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे है, अनुसंधान का प्रथम सोपान क्या होना चाहिए? तो अनुसंधान का प्रथम सोपान जो है समस्या का चयन होना चाहिए। प्रथम सोपान यही तो है कि जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब एक जो प्रॉब्लम है उसका सिलेक्शन किया जाता है, तो समस्या का चयन जो है वो सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस और उससे रिलेटेड जो भी हमारे सोर्स हैं उसको ढूंढा जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ती हैं। तो हमारा समस्या का चयन जो है सबसे पहला है यहाँ पर प्रथम सोपान अनुसंधान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और आर दिया गया है। ऐतिहासिक पद्धति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोत की खोज, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और व्याख्या शामिल है। आर कहता है कि ज्ञान के शास्त्र के रूप में इतिहास प्राकृतिक विज्ञानों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका कोई सार्वभौम नियम नहीं है। यहाँ पर जो सही है वो ए और आर दोनों सही है, परंतु उसकी व्याख्या क्या है सही नहीं है। अब व्याख्या यहाँ पर क्यों सही नहीं है, तो यहाँ पर एक तो ऐतिहासिक पद्धति के बारे में बता रहा है कि वो जटिल प्रक्रिया है, और सूचना के स्रोत की खोज, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और व्याख्या शामिल होती है किसमें, ऐतिहासिक पद्धति में। वहीं दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है कि ज्ञान के शास्त्र के रूप में, मतलब एक नॉलेज है उसके रूप में इतिहास प्राकृतिक विज्ञानों से बिल्कुल अलग है। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों की चीज़ें क्या है, जो बातें हैं दोनों से मैच नहीं हो रही है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपनी जगह दोनों क्या है बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक पद्धति भी सही है, और इतिहास प्राकृतिक विज्ञानों से बिल्कुल अलग होता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सही, ए दोनों ही सही हैं, परंतु उसकी व्याख्या क्या नहीं है, व्याख्या नहीं है। आगे देखते हैं, द्वितीय स्रोत में कौन शामिल नहीं है? तो द्वितीय स्रोत में साक्षात्कार जो है वो शामिल नहीं है। आगे देखते हैं,
आगे है पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि का धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये प्रसिद्ध कथन इब्न खल्दून का है, इब्न खल्दून का है। आगे है ये अरबियन हिस्टोरियन है इब्न खल्दून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्रोत सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए उनकी आलोचना के विषय में गलत कथन पहचानिए तथा आलोचना का संबंध है किससे? स्रोत सामग्री की प्राथमिकता से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। सबसे पहला है यहाँ पर इतिहास के तथ्य उसे अन्यों के द्वारा प्रदत्त होते हैं। इतिहास में इतिहास का यह वाला इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं गया, तो इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। आगे देखते हैं, नीचे इतिहास के कुछ स्रोतों की क्या दी गई है, सूची दी गई है। इसमें से कौन सा मूल स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर जो मूल स्रोत है उसको अलग कर देंगे। अब मूल स्रोत कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो ये बताना है। तो यहाँ पर प्रकाशित कौन, एक तो शोध पत्र जो है सबसे पहले वो यहाँ पर क्या है, मूल स्रोत नहीं है। और यहाँ पर मूल स्रोत कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पर जो प्रकाशित पुस्तकें हैं ये भी क्या हो जाएगा, मूल स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर आ और दा जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी प्राचीन अवशेष जो भी हमें मिले हैं, पत्थर हो गया या फिर कोई खुदाई में हमें कोई भी चीज़ मिलती है, तो वो सारे के सारे प्राचीन अवशेष के अंतर्गत ही आएंगे। तो ये हमारे प्राचीन स्रोत हैं। बाकी अभिलेख जो भी अशोक के अभिलेख मिले हैं या ताम्रपत्र मिले हैं या कुछ भी मिला है, वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत ही आएंगे। तो यहाँ पर शोध पत्र, चूंकि शोध पत्र तो तभी होगा जब हम प्राइमरी सोर्स का उपयोग करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा शोध पत्र। और प्रकाशित पुस्तकें, अब जो शोध पत्र लिखे गए हैं उनका ही एक बंच क्या है, प्रकाशित होता है एक पुस्तक के रूप में, तो ये भी क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। तो इस हिसाब से हमारा आ और दा क्या है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास गवेषणा की नवीन विधा जो है वो है कबूतरी सुराग, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कबूतरी सुराग हो गया, तो ये किसका कथन हो गया, कलिंगवुड। कलिंगवुड ही ऐसी बात कहते हैं कि इतिहास की, जब हम इतिहास में कुछ चीज़ खोजते हैं तो उसी तरह खोजना चाहिए जैसे कि ये कि क्या है, वो कटफोड़ा जो है लकड़ी में क्या है, खोद खोद के उसमें सुराग करता है। तो उसी तरह हमें इतिहास की में घटित घटनाओं पर उतना ही हमें तह तक जाना चाहिए, यानी कबूतरी सुराग का नामकरण करते हैं कलिंगवुड। आगे देखते हैं, वृत्तांत। वृत्तांत खान है इतिवृत्त शुद्धिकृत धातु है जिससे इतिहासकार अपना संपूर्ण रत्न तैयार करता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन हो जाएगा बिशप स्टब्स का, बिशप स्टब्स का। अगला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में प्रालेखों का महत्व कब स्थापित हुआ था? तो प्रालेखों का महत्व जो स्थापित हुआ था वो है 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी के लेखन में हमें क्या मिलता है, प्रालेखों का महत्व हमें दिखाई देने पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शोध सदैव होता है, तो शोध क्या होता है, सदैव। यहाँ पर पूर्व ज्ञान का सत्यापन, ज्ञान के अंतराल की पूर्ति, नूतन ज्ञान की गवेषणा, तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तो उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होगी, तो कौन सी होगी यहाँ पे, यादृच्छिक प्रतिदर्श, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, एक शोध समस्या तब व्यवहार्य नहीं है जब वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से युक्त हो।
अगला है व्यवहारिक शोध है। तो व्यवहारिक शोध क्या है? तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किए गई शोध क्या है? व्यवहारिक शोध है। आगे है लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? तो जो नहीं होना चाहिए वो है जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता क्या है? वो हमारा लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन इनमें से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? तो जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है वो क्या कहलाती है? तो ऐतिहासिक शोध ही कहलाता है। फिनोमेनोलॉजी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सहसंबंध के अध्ययन, सहसंबंध का अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है तथ्य और दस्तावेज निश्चय ही इतिहास के लिए आवश्यक होते हैं परंतु वे उसके लिए अंधश्रद्धा की वस्तु नहीं होते हैं। ये किसका कथन है? तो E.H. कौर का कथन है। अब इसमें क्या वो बोल रहा है कि तथ्य यानी कि फैक्ट, दस्तावेज निश्चय ही इतिहासकार के लिए आवश्यक है। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो तथ्य हैं और दस्तावेज निश्चित रूप से मतलब बहुत आवश्यक हैं कि इतिहासकार के लिए, इतिहासकार को इनकी आवश्यकता पड़े परंतु इसके लिए अंधश्रद्धा की वस्तु नहीं होते हैं। परंतु उसी में वो खो जाए बिल्कुल भी ये वाली चीज क्या नहीं होनी चाहिए। तो अंधश्रद्धा की वस्तु नहीं होते हैं, E.H. कौर का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साक्ष्यों की विश्वसनीयता की जांच निर्भर है किस पर? तो सत्य कहने की योग्यता और इच्छा रखना, सूचना की सत्यता, स्वतंत्र परिपुष्टि। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। शक्तिवाद क्या है? तो ये जो है वो है ये धारणा की सत्ता और इसके प्रयोग का महत्व होता है, विषया शक्तिवाद कहलाता है। अगला है एक प्राकल्पना क्या है? ये इसका आंसर नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अगला है शोध को नैतिक नहीं समझा जाता यदि वो है क्या है? आंकड़ों की वैज्ञानिक तौर पर छानबीन नहीं करता है। बिब्लियोग्राफी का संबंध किससे है? तो बिब्लियोग्राफी का संदर्भ जो है वो है संदर्भ ग्रंथ सूची से है। यानी कि जब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च में कोई अगर हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या फिर हम अपने थीसिस का कोई चैप्टर लिख रहे हैं तो अगर हमने किसी से भी कहीं से भी कोई फैक्ट लिया है तो हमें नीचे क्या देना पड़ता है? जो चैप्टर है उसके बाद में संदर्भ ग्रंथ सूचियां हमें देनी पड़ती है कि हमने ये जो चैप्टर है हमने या ये जो रिसर्च पेपर है इसका लेखन हमने इन ग्रंथों के आधार पर या इन शिलालेखों के आधार पर या इन जो है सोर्स हमारे ये हैं और इसी के आधार पर हमने ये चीज़ लिखी है और हमने जब इनको देखा तो फिर हमें हमारे क्या है ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ये हमें सूची देनी पड़ती है, संदर्भ सूची का है। बिब्लियोग्राफी से संबंधित किससे है? संदर्भ ग्रंथ सूची से, ना कि जीवनी अध्ययन से, शिलालेख से, हस्तलेखन इन सब से किसी से नहीं है, संदर्भ ग्रंथ सूची से है। अगला है इतिहास तथ्य प्रधान नहीं अपितु व्याख्या प्रधान होता है। तो ये कथन किसका है? C.P. स्कॉट का है। C.P. स्कॉट का है कि इतिहास क्या है? तथ्य प्रधान नहीं अपितु व्याख्या प्रधान है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं स्कॉट? यहाँ पर कहना चाह रहे हैं C.P. स्कॉट की जो इतिहास है वो सिर्फ तथ्यों पर आधारित नहीं है। तथ्य तो होना ही चाहिए लेकिन अगर हम सिर्फ तथ्य यानी फैक्ट ही फैक्ट इतिहास में इंक्लूड कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? एक तरह का जो डिक्शनरी टाइप की बन जाएगी। लेकिन अगर हम उसकी व्याख्या करते हैं तब जाके क्या है इसकी जो इतिहास घटना है वो पूरी उसको घटना का एक स्वरूप बनाने में क्या काम आता है? व्याख्या। तो फैक्ट तो आवश्यक होते हैं लेकिन व्याख्या क्या होती है? प्रधान होती है। तो ये किसका कथन हो जाएगा? C.P. स्कॉट का। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने साक्ष्य के आधार पर लिखे गए इतिहास को अतीत का विज्ञान कहा है? तो आंसर हो जाएगा किसने कहा है? ये कलिंगवुड ने। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है निम्नलिखित में से डिक्शनरी किस प्रकार का ऐतिहासिक
स्रोत होता है। तो यहाँ पर तृतीय स्रोत जो है वो डिक्शनरी होती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत है? प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत है। तो यहाँ पर जो स्रोत हैं वो हैं, यहाँ पर दिया गया है ताम्रपत्र, रोजनामचा, अखबार और लोकगीत। तो प्राथमिक स्रोत जो है वो है ताम्रपत्र होंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, यहाँ पर सिर्फ ताम्रपत्र नहीं है, बाकी आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, कूट दिया गया है, उसमें हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या है, आ बा सा, यानी कि यहाँ पर जो है द ऑप्शन, यानी कि अखबार हमारे प्राथमिक स्रोत नहीं है। बाकी ताम्रपत्र, रोजनामचा और लोकगीत यह क्या है, प्राइमरी सोर्स है। हमारे अखबार क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी सोर्स हो जाएंगे। तो हमारा जो है ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, राजस्थान की राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1955 में। अगला है, निम्नलिखित में से परवाना वही जो है राजस्थान के किस रियासत से संबंधित रही है? तो जोधपुर से रही है परवाना वही। अगला है, तथ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य कथन बताना है। तो ऐतिहासिक तथ्य चयनात्मक होते हैं, बिल्कुल सही है। कठोर एक तथ्य सामान्य का स्वयं एक व्यवस्थित सिद्धांत होता है, तो ये भी सही है। तो कठोर तथ्य बुलवाए नहीं जा सकते, बल्कि कोमल तथ्य बुलवाए जा सकते हैं, तो ये भी सही है। E.H. कौर की जो बुक है व्हाट इज हिस्ट्री, इसमें ये जो सारे जो फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कठोर तथ्य किसने क्या बोला है, ये सारा का सारा जो है व्हाट इज हिस्ट्री में दिया गया। तो अगर आप उस बुक को पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और सिर्फ उस बुक को एक बार नहीं, आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ना होगा, तब आपको वो क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री E.H. कौर की समझ में आएगी। तो यहाँ पर जो है सा ऑप्शन भी सही है। बाकी द ऑप्शन देखते हैं, जब कोई इतिहासकार तथ्य का उल्लेख इतिहास लेखन में करता है तब वह ऐतिहासिक लेखन बन जाता है। तो सही, सारे ऑप्शन ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं शताब्दी को तथ्यों की शताब्दी किस विचारक द्वारा कहा गया है? तो ग्रैंड गिल्ड द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक तथ्य मछुआरों के जाल में पड़ी मछलियों के समान है, ये किसका कथन है? तो ये भी E.H. कौर का कथन है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तथ्य पवित्र होते हैं एवं विचार स्वतंत्र, तो यह कथन किसका है? तो ये कथन C.P. स्कॉट का है। आगे देखते हैं, अतीत की घटनाओं के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण कहलाते हैं। तो प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण क्या कहलाते हैं? प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि इब्न बतूता भारत आया था, तो उस समय जब वो आया था, उस समय का समाज कैसा था, उसने जो लेखन किया है उसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो वो क्या होगा, हमारा प्रत्यक्षदर्शियों का विवरण कहलाएगा, यानी कि प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।